नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आज की इस वीडियो के साथ मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रही हूँ टेंसर एनालिसिस पर। टेंसर एनालिसिस का ये पहला वीडियो है जिसमें हम टेंसर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। हम समझेंगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी है। जैसे पहला टेम्परेचर लिखा है, डिस्टेंस एंड मास। टेम्परेचर इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली अगर आपको टेम्परेचर को मेज़र करना है तो आप उसको, मैंने टेम्परेचर को एक वैल्यू एसोसिएट की है। डिस्टेंस जब आप मेज़र करते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए से बी के बीच में आपको डिस्टेंस मेज़र करनी है। तो डिस्टेंस हमने लिख दी, जैसे इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या है, एक लेंथ है। मतलब आप डिस्टेंस को भी एक वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं। मास इक्वल्स टू 5 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, तो यहाँ पर भी मास को भी हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर मैंने 3 क्वांटिटीज़ लिखी है, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड मास, इन तीनों का जो मेज़रमेंट है तो वो किससे जुड़ा है, सिर्फ एक वैल्यू से। इनके पास कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी को मैंने v लेटर से डिनोट किया है। यहाँ पर v इक्वल्स टू मैंने लिया है vxi प्लस vyj प्लस vz की। अब vx, vy, vz ये क्या है, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है। मान लेते हैं कि आपको वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दी है, ठीक है। ये तो इसका जो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, जो y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है और जो z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, वो vx, vy और vz है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने d से डिनोट किया है। यहाँ पर लिखा है -i प्लस 2j प्लस 5k। इसका क्या मतलब है, i जो है वो बेसिकली यहाँ पर भी, वेलोसिटी में भी और इसमें भी, i जो है वो यूनिट वेक्टर है, या मैं कहूँ बेसिस वेक्टर है लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में। i जो है वो बेसिस वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन x एक्सिस, j बेसिस वेक्टर होगा अलोंग y एक्सिस, और k जो है वो यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर है अलोंग z एक्सिस। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि -1, इसका मतलब आप नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग चले हैं, 1 यूनिट की डिस्टेंस आपने कवर की है। y एक्सिस के अलोंग आपने 2 यूनिट की डिस्टेंस कवर की है, और z एक्सिस के अलोंग आपने 5 यूनिट की डिस्टेंस कवर की है। तो ये कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें आप डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है कि मैं -1 यूनिट चली हूँ अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग हम 2 यूनिट चले हैं, z एक्सिस के अलोंग हम 5 यूनिट चले हैं। इसका मतलब वैल्यू तो एसोसिएट है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही डायरेक्शन है। इन द सेम वे वेलोसिटी के साथ भी आपने क्या किया है, वैल्यूज़ के साथ आपने डायरेक्शन को एसोसिएट किया है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये जो 2 क्वांटिटी लिखी है, इनमें आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब हम थर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस पर मैंने स्ट्रेस लिया है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज़ द मेजर ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी किसी भी पॉइंट पर आपको अगर स्ट्रेस मेजर करना है तो आपको क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पर, वही क्या है, स्ट्रेस है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए या डायरेक्शन चाहिए या इससे कुछ और ज़्यादा भी आपको चाहिए, तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बीम कंसीडर की है, और इस बीम में कोई भी एक इंटरनल पॉइंट ले लिया O, जिस पर हम स्ट्रेस मेजर करना चाहते हैं। तो स्ट्रेस मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पहले आपको इसके जितने भी पॉसिबल क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। तो देखो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने x, y, z, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z एक्सिस, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको कंसीडर करना है, तो पहला आप ले सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग इसको हम कट कर दें, या वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग कट कर दें, या फिर जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन के अलॉन्ग कट कर दें। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल प्लेन लेके चल रहे हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 3 पॉसिबल प्लेन या 3 पॉसिबल क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हमें मिलेंगे, ठीक है।
पहला में ओ पॉइंट पर ही अपन को कट लगाना है अलोंग एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा एक्स वाई प्लेन के अलोंग, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई जेड प्लेन के अलोंग आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने पार्ट लिखा है तो ये बैक वाला पार्ट है, मतलब जैसे ही आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो एक पीछे का पार्ट मिलेगा, एक आगे का, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं बैक वाला, और एक फ्रंट वाला मिलेगा, और ये वो सरफेस है ओ पर। तो हमें तो सिर्फ वो एरिया पे ही मेजर करना है, इसलिए यही हमारे लिए ये जो पार्ट है, ये एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब आप वाई जेड के अलोंग इसको कट करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग वाई जेड प्लेन, तो ये आपको मिलेगा। और इस बार जो ये रेड से मैंने शेडेड वाला जो है एरिया, इसके अलोंग ओ पॉइंट पे अपन को स्ट्रेस मेजर करना है। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन जो है, ठीक है, इसके अलोंग हमारे पास ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये, तो ये बॉटम वाला हो गया और टॉप वाला ऊपर कट, तो दो में कट होगा, ठीक है। एक ये बॉटम वाला, एक टॉप वाला। तो हमको ये जो रहेगा, ये सरफेस ये कॉमन रहेगा, चाहे तो या तो टॉप वाले को आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर बॉटम वाले को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये समझ रहे हैं कि बीम के किसी एक पॉइंट पे अगर आपको स्ट्रेस मेजर करना है तो हमारे पास 3 प्लेन आ गए, 3 क्रॉस सेक्शनल एरियाज आ गए। अब पहला इस पर जो स्ट्रेस या इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, हमें पता है कि जो भी इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा ऑन दिस प्लेन या ऑन दिस सरफेस, उसके हम 3 कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं अलोंग दिस डायरेक्शन। एक सेकेंड, एक तो हम, क्योंकि हम अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में चल रहे हैं तो हम किसी भी क्वांटिटी को 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहला अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये वाला कौन सा प्लेन है? ये है एक्स वाई प्लेन, या फिर मैं कहूँ कि ये वो प्लेन है जो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ना हम ये जो फोर्स है, फोर्स को मैं डिनोट कर रही हूँ सिग्मा से, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स रखेंगे इसको रखेंगे सिग्मा वाई, और इसको रखेंगे सिग्मा जेड। लेकिन ये कौन से सरफेस पे काम कर रहा है? ये एक्स वाई प्लेन, या फिर मैं कहूँ जेड एक्सिस, यहाँ का एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर मतलब जो परपेंडिकुलर है, तो जेड के परपेंडिकुलर है। तो इसको हम सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड ना कह के सिग्मा जेड वाई, सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड जेड। तो आपको समझना है जो फर्स्ट लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, और जो सेकेंड लेटर है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये अलोंग जेड एक्सिस है। तो सेकेंड लेटर तो क्लियर है। फर्स्ट जेड इसलिए क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, या फिर एक्स वाई प्लेन कहें, या फिर ये जेड इसके परपेंडिकुलर है, तो जेड प्लेन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको या तो एक्स वाई प्लेन कहते हैं या फिर क्या कह देते हैं, जेड प्लेन। तो हम एक लेटर सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप जेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, और वाई जेड प्लेन को हम क्या कह सकते हैं, एक्स प्लेन। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रेस या फोर्स काम करेगा उसको हम क्या करेंगे, 3 कंपोनेंट में बांट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सिग्मा से डिनोट कर रही हूँ, लेकिन पहला लेटर जो है वो यहाँ पर क्या दे देंगे आप, एक्स प्लेन है तो सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, ये अलोंग वाई, ये एक्स है और ये है जेड। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 3 कंपोनेंट में स्ट्रेस को डिवाइड कर देंगे। ये अलोंग एक्स जेड प्लेन है, मतलब वाई, तो सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और ये अलोंग एक्स है, ये अलोंग वाई है, अलोंग जेड है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें बीम के ओ पॉइंट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना था। तो आपके पास कितने पॉसिबल कंपोनेंट्स आए, हर एक क्रॉस सेक्शनल या हर एक सरफेस के लिए आपके पास 3-3 कंपोनेंट आ रहे हैं। इन टोटल हमारे पास कितने कंपोनेंट बने, 9 कंपोनेंट बने। अब हमको ये देखना है कि क्या ये 9 कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है, या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो सिग्मा जेड एक्स को देखिए, सिग्मा एक्स एक्स को देखिए, और सिग्मा वाई एक्स को। ये सारे के सारे तीनों जो स्ट्रेस के कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, या फिर ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मैंने ये इमेज को कंसीडर किया है। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये वाला हो गया प्लेन हमारा जो वाई के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स जेड प्लेन। ये हो जाएगा वाई जेड,
और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो टेंसर काम कर रहा है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है टी एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या लिखा है, टी एक्स। टी एक्स का मतलब है ये टेंसर है कौन से क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, एक्स प्लेन पर जो काम कर रहा है। एक्स प्लेन का मतलब हो गया वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब इस स्ट्रेस को हम क्या कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस है हमारे पास, तो हमें 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मिलेंगे। उनको ही हमने क्या बोला है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड। ये एक्स प्लेन के अलोंग है, तो पहला जो यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट आप देख सकते हैं वो एक्स लिया गया है। और दूसरा सबस्क्रिप्ट किसके लिए हमने लिखा है, दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है वो एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और पहला वाला सबस्क्रिप्ट जो है वो प्लेन ऑफ एक्शन को, जहाँ पर, ठीक है, प्लेन ऑफ एक्शन है उसको डिनोट कर रहा है। सेम यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने टी वाई लिखा हुआ है। टी वाई का मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो है ऑन वाई प्लेन या फिर एक्स जेड प्लेन। अब इस टी वाई को हम फिर से 3 कंपोनेंट में बांट लेंगे, और टी जेड जो है वो जेड प्लेन के अलोंग जो स्ट्रेस काम करेगा उसके अलोंग 3 कंपोनेंट आएंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि जो सिग्मा जेड एक्स है, सिग्मा वाई एक्स है और सिग्मा एक्स एक्स है, ये तीनों की डायरेक्शन सेम है। आप देख पा रहे हैं इस फिगर में हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो है ये अलोंग द एक्स एक्सिस काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्सेज अगर डिफरेंट फोर्स किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल देते हैं, मतलब उन फोर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हम इन तीनों जो स्ट्रेस के कंपोनेंट हैं इनको क्या हम ऐड नहीं कर सकते? तो देखिए स्ट्रेस जो है यहाँ पर, देखिए ये जो स्ट्रेस है, पहले मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, वाई प्लेन पे जो काम कर रहा है। यहाँ पर जो ये सिग्मा वाई एक्स है, सिग्मा वाई एक्स, ये स्ट्रेस का कंपोनेंट जो है ये अलोंग द सरफेस है, ये इस सरफेस के अलोंग है, या फिर मैं कहूँ पैरेलल टू सरफेस है। इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस। और यहाँ पर जो ये स्ट्रेस है सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों को ही हम चाह रहे हैं कि क्या हम कंबाइन कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पर प्लेन ऑफ एक्शन जो लिया गया है उसके ये अलोंग है, और यहाँ पर प्लेन ऑफ एक्शन ये वाला लिया गया है, ठीक है, वर्टिकल। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर या फिर मैं कहूँ नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, आप 2 तरीके के स्ट्रेस पढ़ते हैं, शेयर स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस जो है वो तो क्या करेगा, ड्रैग करेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स का नेचर होगा वो पुलिंग का होगा। तो इन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेज का नेचर है वो डिफरेंट है। इसी वजह से ये जो कंपोनेंट है ये आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे, और अगर ये नहीं हो पाएंगे तो इन द सेम वे ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है 3 कंपोनेंट, इनका भी नेचर सेम है। कुछ इनमें शेयर स्ट्रेस है जो अलोंग या पैरेलल टू सरफेस या प्लेन काम कर रहे हैं, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं, उनको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। और इन दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट है। इनसे जो बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन होगा वो अलग तरीके से होगा, इसलिए आप इनको ऐड या कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके पास कितने कंपोनेंट हुए, 9। इन 9 कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। 9 कंपोनेंट है तो हम 3x3 मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, डेटा को स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एरे है, n डायमेंशनल एरे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 कंपोनेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टोटल हमारे पास यहाँ पर मैंने 9 कंपोनेंट को अरेंज किया है। किस तरीके से अरेंज किया है, पहला अगर आप कंपोनेंट देखिए, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, मतलब पहला सबस्क्रिप्ट कॉमन है। इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट जो है ये कंपोनेंट किसके हैं, टी एक्स के, और ये जो कंपोनेंट है ये टी वाई के, जो वाई प्लेन पर, ठीक है, या फिर मैं कहूँ वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, उसके अलोंग काम कर रहे हैं, और ये टी जेड के कंपोनेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्लेन वाई जेड, इसका मतलब एक्स प्लेन आप बोल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर जो मैंने एक्स वाई जेड लिखा है तो वो सेकेंड सबस्क्रिप्ट में देखिए यहाँ पर सब जगह एक्स है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग काम करने वाले कंपोनेंट्स है,
जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का अलग अलग है, इसलिए हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते। ये y के अलोंग काम कर रहे हैं, ये z के अलोंग काम कर रहे हैं। तो टेंसर कैसी क्वांटिटी है हमने देखा, यहाँ पर स्ट्रेस को हमने देखा, ठीक है। ये अभी हमने किसको पढ़ा है, स्ट्रेस को। पहले आपने टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास को देखा। इन क्वांटिटीज़ में सिर्फ आपके पास वैल्यूज़ या मैग्नीट्यूड एसोसिएट था। फिर हमने दो क्वांटिटी ली, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हमने देखा वैल्यूज़ तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। अब हमने स्ट्रेस को पढ़ा। स्ट्रेस में हमने वैल्यूज़ भी एसोसिएटेड है, ठीक है, इतनी वैल्यूज़ है, ये जो भी है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्शन भी है और प्लेन ऑफ एक्शन भी है, ठीक है। तो ऐसी ही क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर। तो यहाँ पर मैं टेंसर या फिर स्ट्रेस लिख सकती हूँ कि स्ट्रेस जो है, अभी क्योंकि हमने टेंसर को डिफाइन ही नहीं किया है, तो स्ट्रेस के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड अ प्लेन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अब तक जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं, अब हम उन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहली जो क्वांटिटी है दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर का क्या मतलब है, अ स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मास, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। तो इन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड दे हैव नो डायरेक्शन। और इनको जैसे मास को आपको दिखाना है, हमने दिखाया 5 kg, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं आप इसके साथ, ठीक है। इसका मतलब कितने कंपोनेंट चाहिए, तो सिर्फ एक कंपोनेंट हमें चाहिए वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी है वेक्टर। सो वेक्टर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। एंड दे फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। अब तक हम वेक्टर को कैसे सीखते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, बट इसके साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो हो रहा है, तो हमें उसके पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसके पास वैल्यू भी है और ये डायरेक्शन की इस तरफ फ्लो हो रहा है वो, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा इसलिए कि मान लो कि यहाँ पर कोई जंक्शन लगा है, ठीक है। यहाँ से अगर 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इन टोटल आपके पास कितना होगा करंट, यहाँ पर कितना इकट्ठा होगा, 7 एम्पियर। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो इस तरीके से नहीं होगा ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, 5 - 2, तो कितना आएगा, 3 आएगा आंसर, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट डज़ नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर कोई टर्म जिसके साथ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करे, तो फिर वो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक और यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया और एरिया वेक्टर, ठीक है, कि एरिया जो है वो स्केलर है या फिर वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर हम स्केलर, वेक्टर इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टेंसर के स्पेशल केसेज हैं, ठीक है। अभी आप जब आगे जाके टेंसर की डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि स्केलर इज़ ऑल्सो अ टेंसर, वेक्टर इज़ ऑल्सो अ टेंसर। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम वेक्टर को भी ढंग से समझ लें, स्केलर को भी समझ लें, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एरिया जो है उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, कई बार आपने सुना होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया जो है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो देखिए एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। मान लेते हैं आपके पास ये इतना आपको ये दिया हुआ है, इसका जो भी एरिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया तो क्या है, इसके साथ तो आपने एक वैल्यू ही अटैच की है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने लिखा है एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट ये एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर तो ये तो खुद वेक्टर है, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तभी आप वेक्टर बोल रहे हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है, ये जो भी एरिया है ना, ये जिस प्लेन में लाई कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर डिफाइन करो। मतलब एरिया वेक्टर आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं, विच इज़, जिसको डायरेक्शन आपने क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। इस एरिया के परपेंडिकुलर तो है इसकी डायरेक्शन, और इसको मैग्नीट्यूड आप कितना दे रहे हैं, एरिया के इक्वल। मतलब जितना इसका एरिया है, जैसे यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर है, तो ये इस वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल इसकी। इसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया और एरिया वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टेंसर। तो टेंसर क्या है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन।
अब एक्चुअली यहाँ पर ये भी टेंसर के ही केसेज हैं, लेकिन टेंसर में इनसे एक्स्ट्रा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है खाली मैग्नीट्यूड हो सकता है मैग्नीट्यूड विद वन डायरेक्शन हो, या फिर मैग्नीट्यूड जैसा कि आपने स्ट्रेस के केस में देखा कि उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन के साथ साथ प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी है कि किस प्लेन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, किस प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 3 वहाँ पर चीज़ें आ जाएगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एक्शन या प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। हमने देखा एग्जाम्पल में स्ट्रेस टेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर को हम आगे देखने वाले हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? टेंसर के एग्जाम्पल है। अब टेंसर, अब अभी हमने स्केलर, वेक्टर, फिर हम टेंसर पढ़ रहे हैं। तो स्केलर वेक्टर को टेंसर में क्यों पढ़ा जा रहा है? तो पहले हम समझते हैं रैंक को, उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्केलर एंड वेक्टर आर ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ टेंसर। ठीक है, रैंक को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है? जैसे आप वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आप रैंक डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस की। यहाँ पर हम टेंसर की रैंक को डिफाइन कर रहे हैं। रैंक, या फिर हम इसको ऑर्डर भी बोलेंगे। तो रैंक क्या है? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी नीड टू फाइंड अ स्पेसिफिक कंपोनेंट। ठीक है, मतलब एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर, कितने बेसिस वेक्टर लगेंगे टू फुल्ली स्पेसिफाई अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर। फॉर एग्जांपल हमने स्केलर के केस में क्या देखा? स्केलर में कितने कंपोनेंट हैं? सिर्फ एक कंपोनेंट है। ठीक है, वेक्टर को जब आप दिखा रहे हो तो वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट है? अलोंग एक्स वाई जेड आप उसको क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट आ गए। फॉर एग्जांपल 3 है, -1 2। तो इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है? 3i - j + 2k। इस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के लिए आपको कितने बेसिस वेक्टर चाहिए? यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, 3 अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपको पता है अलोंग द एक्स एक्सिस आपको कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होगी इसको दिखाने के लिए? एक कंपोनेंट काफ़ी है। स्टैंडर्ड बेसिस को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ में आएगा। सेकेंड कंपोनेंट के लिए आप किस बेसिस वेक्टर को यूज़ करेंगे? इस वेक्टर को। और थर्ड कंपोनेंट के लिए आप किस वेक्टर को यूज़ करेंगे? इसको। बेसिकली ये जो बेसिस वेक्टर है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है? 1 0 0 ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये 3 कंपोनेंट जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग लिया गया है, अगर आप आई भी ना लिखें तो। ठीक है, अब सेकेंड कंपोनेंट जो है वो किससे जुड़ा है? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस के लिए अपने बेसिस वेक्टर क्या ले लिया? 0 1 0। इसका मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, जेड में कोई चेंज नहीं हुआ है, और वाई में आपको मूव करना है। ठीक है, कितना मूव करना है? तो यहाँ हम 1 रख रहे हैं, यहाँ जितना भी लिया है -1 तो नेगेटिव में आप मूव करोगे, तो -1 × 1 तो -1 ही आएगा। यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर देखो z एक्सिस के अलॉन्ग आप मूव कर रहे हो तो 0 0 एक्स वाई में कोई भी मूवमेंट नहीं है, z एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट है। कितना है? तो 2 × 1 तो 2, इसलिए ये इसको हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हर कंपोनेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बेसिस वेक्टर चाहिए? खाली एक बेसिस वेक्टर लग रहा है यहाँ पर हर के लिए। ठीक है, तो उसी को हम रैंक कह रहे हैं। इसका मतलब वेक्टर की रैंक कितनी हो गई? 1। जितने बेसिस वेक्टर लगेंगे हर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, इसके लिए 1 लग रहा है, हर के लिए सेम ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर लग रहे हैं टू रिप्रेजेंट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को कितने लग रहे हैं? ठीक है, इनको काउंट नहीं करना है, इनको ऐड नहीं कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है तो कितना लग रहे हैं बेसिस वेक्टर 1। स्केलर को अगर आप देखें तो स्केलर को स्पेसिफाई कर रहे हैं आप, ऐसे एक ही कंपोनेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो किसी बेसिस वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन है 5, दैट्स इट। यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमें किसी बेसिस वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर आपको कितने चाहिए? 0। अगर 0 बेसिस वेक्टर लग रहा है तो रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक तो वो काउंट है बेसिस वेक्टर का, तो बेसिकली रैंक कितनी होगी? 0। तो टेंसर की रैंक हमने डिफाइन की है। तो स्केलर क्या हो गया? रैंक 0 टेंसर। आपने पढ़ा भी होगा कि स्केलर को हम रैंक 0 टेंसर कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर को हम क्या कहेंगे? रैंक 1 टेंसर। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1 एंड स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0। इसलिए हम स्केलर और वेक्टर से हमने स्टार्ट किया है टेंसर को पढ़ना। ठीक है,
यहाँ पर मैंने लिखा है टेंसर ऑफ रैंक 0, तो वो स्केलर हो गया। टेंसर ऑफ रैंक 1, तो वो क्या हो गया, वेक्टर। अब देखिए स्केलर को आप किस तरीके से लिख रहे हैं, बस एक कंपोनेंट है सिंगल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जैसे ए। वेक्टर में क्या है, वेक्टर में आप देख रहे हैं तो आपके पास 3 कंपोनेंट है, ए बी सी, में इस तरीके से डिनोट कर देती हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक कंपोनेंट क्या है, स्केलर है। इसका मतलब वेक्टर क्या है, स्केलर का कलेक्शन है। ये क्या है, मैं इसको बोल सकती हूँ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्केलर्स, राइट। टेंसर ऑफ रैंक 2 को हमने देखा था, टेंसर ऑफ रैंक 2 को मैं देखती हूँ। टेंसर ऑफ रैंक 2 जो है वो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टेंसर ऑफ रैंक 2 में स्ट्रेस टेंसर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर, इसको अभी हम देखेंगे। स्ट्रेस टेंसर को पहले देखते हैं क्योंकि स्ट्रेस टेंसर को हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको तो हमने समझ लिया कि टेंसर ऑफ रैंक 1 वेक्टर रैंक 1 का टेंसर बन रहा है, स्केलर 0 का, बट स्ट्रेस टेंसर जो है वो रैंक 2 का क्यों बन रहा है, तो उसको चलो मैं समझाती हूँ आपको। तो हम चलते हैं स्ट्रेस टेंसर पे। ये स्ट्रेस टेंसर है और स्ट्रेस टेंसर के सारे कंपोनेंट को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। अब रैंक को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हर एक कंपोनेंट को, चलो इस कंपोनेंट को ले लेते हैं, इस कंपोनेंट के लिए आपको कितने बेसिस वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी या कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या, पहला जो है वो किस प्लेन पे काम कर रहा है या किस एरिया के अलोंग स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, किस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग। तो एक तो एरिया वेक्टर हो गया और दूसरा चाहिए आपको एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, या यहाँ पर कितने बेसिस वेक्टर चाहिए आपको, 2 बेसिस वेक्टर लग रहे हैं हर एक कंपोनेंट के लिए, ठीक है। इस कंपोनेंट के लिए भी ये एरिया वेक्टर के लिए होगा किस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग काम कर रहा है स्ट्रेस, और ये कौन सा हो गया, एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए आपको 2 बेसिस वेक्टर की ज़रूरत है। तो ये कौन सा टेंसर है, स्ट्रेस टेंसर, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पर टेंसर ऑफ रैंक 2 में किसका एग्जाम्पल लिखा है, स्ट्रेस टेंसर का। और इस टेंसर ऑफ रैंक 2 को हम क्या बोलते हैं, डायड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर। टेंसर ऑफ रैंक 3 को आप क्या बोलेंगे, ट्रायड। अब देखिए स्केलर को हमने इकट्ठा किया, कलेक्शन उनका ले लिया, तो आपको क्या मिला, वेक्टर। यानी 0 रैंक के टेंसर का जब आप कलेक्शन ले रहे हैं तो रैंक 1 के टेंसर बन रहा है। अब रैंक 1 का टेंसर मतलब वेक्टर का अगर मैं कलेक्शन ले लूँ, बेसिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स से। तो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई, ये दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने वेक्टर्स का कलेक्शन ले लिया, ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो आपके पास मैट्रिक्स नहीं आ गई। और मैट्रिक्स से ही हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैंक 2 के टेंसर को। इसका मतलब अगर रैंक 1 के टेंसर को कलेक्ट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, रैंक 2 टेंसर या डायड। तो रैंक 3 का टेंसर कैसे बनेगा, इट इज़ कलेक्शन ऑफ रैंक 2 टेंसर्स, या फिर मैं बोलूँ कि ये क्या है, ट्राइड क्या है, कलेक्शन ऑफ डायड्स, ठीक है। ये डायड्स का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई। तो इन मैट्रिक्स को जब इकट्ठा किया आपने, कलेक्ट किया, तो ये क्या बन गया, ट्रायड। ट्रायड का क्या मतलब है, टेंसर ऑफ रैंक 3, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायड। और यहाँ पर हम डायमेंशन लेके चल रहे हैं 3, तो इसलिए हमने 3 मैट्रिक्स को इकट्ठा किया। और डायमेंशन आप n डायमेंशन तक जा सकते हैं, तो वो तो कलेक्शन ही लेना है। कलेक्शन में हमने नंबर को फिक्स नहीं किया है कि आपको 2 का कलेक्शन लेना है, 3 का लेना है, 4 का, कितना भी आप जा सकते हैं, ठीक है, n डायमेंशन तक। तो इसी तरीके से जब ट्राइड का कलेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, टेंसर ऑफ रैंक 4। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फर्दर इनको रैंक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास n डायमेंशनल दिया हुआ है, स्पेस कौन सा है, n डायमेंशनल है, टेंसर का डायमेंशन कितना है, n। डायमेंशन का मतलब हो गया, अगर आप x y को खाली x y प्लेन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन क्या है, 2। अभी तक हमने जो भी देखा है वो x y z के अलोंग देख रहे हैं, इसका मतलब हम डायमेंशन कितना लेके चल रहे हैं, 3, ठीक है। स्पेस कंपोनेंट तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप टाइम को भी इन्वॉल्व करते हैं तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से n डायमेंशन तक आप जा सकते हैं। तो डायमेंशन तो आप समझ गए, और रैंक हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो मान लेते हैं कि कोई टेंसर जो n डायमेंशनल स्पेस में है और रैंक कितनी है, m रैंक का टेंसर है, तो उसके पास कंपोनेंट कितने होंगे,
n टू द पावर m। n क्या है? डायमेंशन। इसका मतलब कंपोनेंट निकालने के लिए डायमेंशन टू द पावर रैंक आपको करना है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो स्केलर है आपके पास, स्केलर की रैंक कितनी है? 0। तो इसमें कंपोनेंट कितने होंगे? डायमेंशन कितना भी हो, ठीक है। यूजुअली आप डायमेंशन कितना लेके चलेंगे? 3। तो इसमें कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? डायमेंशन टू द पावर रैंक 3 टू द पावर 0। तो कंपोनेंट कितने आने चाहिए? 1। और हमने देखा स्केलर में कंपोनेंट कितने आ रहे हैं? 1। वेक्टर में आपने कंपोनेंट कितने देखे थे? 3 कंपोनेंट देखे थे। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? वेक्टर क्या है? रैंक कितनी होती है? 1। तो डायमेंशन तो 3 फिक्स है ही, 3 टू द पावर 1। अगर डायमेंशन ज़्यादा होता है तो 4 टू द पावर 1, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर डायमेंशन 3 लेके चलते हैं। अगर टाइम भी इन्वॉल्व है तो फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर में कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, तो वो तो जनरल फार्मूला है। ये मैं डायमेंशन 3 के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर में हमने देखा 3 कंपोनेंट आ रहे थे। अब टेंसर, ये तो टेंसर रैंक 0, 1। ये टेंसर अगर मैं लिख रही हूँ मतलब रैंक 2, 3, 4 उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? वो तो n टू द पावर m हो जाएगा इन जनरल। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला स्ट्रेस टेंसर का। स्ट्रेस टेंसर हम पहले इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कंपोनेंट होंगे, डायमेंशन कितना, इसका रैंक कितना है? 2। हमने देखा कि ये 2 स्ट्रेस टेंसर जो है ये 2 रैंक का टेंसर है, ठीक है। कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए? 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए हर कंपोनेंट के लिए। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? डायमेंशन तो कितना है? 3 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो 3 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। अगर यहाँ पर डायमेंशन को बढ़ा दिया जाए तो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर जो है ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर भी आपके पास ये भी किसका एग्जाम्पल है? रैंक 2 टेंसर का। और यहाँ पर डायमेंशन कितना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर का? 4। तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट होंगे? डायमेंशन टू द पावर 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर जो है ये एग्जाम्पल है 4 डायमेंशनल टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है। और स्ट्रेस टेंसर जो है वो 2 रैंक टेंसर है विद डायमेंशन 3, ठीक है। यहाँ पे 3 डायमेंशन है, रैंक 2 है, रैंक सेम है बट डायमेंशन अलग अलग है। तो यहाँ पर 9 ही कंपोनेंट बने। और यहाँ पर क्योंकि डायमेंशन जो है वो ज़्यादा है 4, तो इसके पास कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 16 कंपोनेंट है। तो 4x4 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब देखिए अलग अलग बुक्स में आप टेंसर की कुछ इस तरीके से डेफिनेशन देखते हैं, तो उनको हम 1 by 1 एक बार कवर करते हैं। जैसे टेंसर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर coordinate transformation, only its components will change but the physical quantity will remain same। क्या बोला गया है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इनवेरिएंट रहे, मतलब चेंज ना हो जब आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप चेंज कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो वेक्टर है या जो भी टेंसर है वो चेंज नहीं होगा। टेंसर जो है उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, उसके कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं। Tx, Ty, Tz जो हैं वो ज़रूर चेंज होंगे। यहाँ पर Tr, Tθ, T5 की फॉर्म में चेंज होंगे, बट जो फाइनल T की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो ये जो बोला गया है ना कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट या अनचेंज्ड, जो चेंज ना हो अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही सबसे मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आपको टेंसर को डिफाइन करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टेंसर, तो ये डेफिनेशन है, आपको बस इतना ही लिखना है, फिर आप एग्जांपल्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। आगे आप कुछ इस तरीके से भी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, बुक्स में। फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन बट शोज़ डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमने देखा कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज़ शो कर रही है। स्ट्रेस टेंसर के लिए हमने देखा, ठीक है। अ टेंसर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि टेंसर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर्स है, एंड इट्स जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिसेस। तो बेसिकली खाली टेंसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं है, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेकिन यहाँ पर जो ये बोला गया है ना कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है ये इनकम्प्लीट है, खाली इतना बोल देने से टेंसर नहीं होगा। इट इज़ अ कंटेनर विच कंटेन्स एन डायमेंशंस। ये कंटेनर है मतलब एक एरे है, ठीक है। तो ये भी इनकम्प्लीट है। बोल सकते हैं आप कि टेंसर
डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ और भी लॉ है जो सेटिस्फाई होंगे। टेंसर्स आर जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर। ये ठीक है कि टेंसर जो है वो स्केलर और वेक्टर का जनरलाइजेशन है। स्केलर इज टेंसर ऑफ रैंक 0 एंड इट इज़ टेंसर ऑफ रैंक 1। टेंसर्स आर मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे है तो ये भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। अ टेंसर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्केलर, वेक्टर। A tensor is an object that is invariant under change of coordinates, but its component change in a predictable and spatial manner under the change, ठीक है। जितना भी आप चेंज कर रहे हो उस हिसाब से कंपोनेंट चेंज होंगे, बट टेंसर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये ठीक है डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो टेंसर की डेफिनेशन बोल रही हूँ कि ये डेफिनेशन आपको लिखनी है कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स इनवेरिएंट under the change of coordinate system and obeys certain transformation laws। तो वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लॉज है जो टेंसर क्वांटिटी सेटिस्फाई करती है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ऐसा बोला जाता है ना कि रैंक 2 टेंसर क्या है, मैट्रिक्स है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बट एवरी मैट्रिक्स इज़ नॉट अ रैंक 2 टेंसर, ठीक है। टेंसर के लिए क्या होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा टेंसर। तो वो लॉ किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।